Hello my dear students, today I am uploading this video to clear your doubt about the meaning of annotation. मीन्स एनोटेशन होता क्या है या इसको लेके जो आपके डाउट्स हैं कि ये कैसे किया जाता है एग्ज़ाम में, तो लेट मी क्लियर यू इन ईजी लैंग्वेज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ एनोटेशन. तो एनोटेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है व्याख्या, और अगर मैं इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करूँ तो ये क्या होती है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. अब ये जो क्वेश्चन है ये कभी भी आपको पेपर में एनोटेशन करके नहीं आता है. ये कैसे आता है, या तो आपको एक पैराग्राफ पकड़ा दिया जाएगा या फिर एक स्टैंजा पकड़ा दिया जाएगा. और लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग अबाउट द क्लास 12th कि आप लोगों को क्लास 12th तक जो आपको पद्यांश गद्यांश आया करते थे और उसमें क्वेश्चन आया करता था संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए. ये वही है इंग्लिश में. ओके, सो आई थिंक अब आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. तो ये क्या होता है, आपका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जो आप लोग अभी तक करते आ रहे थे 12th में, वही है. लेकिन अब आपको ये कैसा है, इंग्लिश में है, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर है आपका सब्जेक्ट. ठीक है, इन BA फर्स्ट ईयर, जहाँ पर आपको स्टडी ऑफ ड्रामा और स्टडी ऑफ पोएम है. ठीक है, स्टडी ऑफ पोइट्री. तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन. सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या, रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ प्रसंग, और कंटेक्स्ट का मीनिंग भी प्रसंग संदर्भ कह लें हम. लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. पर एक चीज़ आपको बता दूं कि रेफरेंस के अंडर में थोड़ा सा आंसर अलग आता है और कंटेक्स्ट के अंडर में अलग आता है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेफरेंस की. तो रेफरेंस के अंडर में हम क्या लिखते हैं, रेफरेंस का पहले तो मैं मीनिंग बता दूं तो उसमें हम संदर्भ लिखते हैं. संदर्भ इन हिंदी और इंग्लिश में बोले तो रेफरेंस. ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो भी आपको स्टैंजा या फिर आपको पैराग्राफ दिया है उसका सबसे पहले तो आपको जो पोएम है या फिर ड्रामा है रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये कौन से पोएम से या फिर ड्रामा से लिया गया है, स्टैंजा या फिर पैराग्राफ. ठीक है, और फिर सेकंड थिंग, आपको उसके ऑथर या फिर राइटर या फिर कह लो उसके ड्रामेटिस्ट और पोएट का नाम रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि ये जो पैराग्राफ है या फिर कहना चाहिए आपका स्टैंजा है, कौन ने लिखा है, हु हैज़ रिटन इट. ठीक है, वो आपको रेफरेंस के अंडर में लिखना होता है. और इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि दीज वेरी लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दिस कहना चाहिए पोएम, और इट इज़ रिटन बाय, और कहना चाहिए कंपोज्ड बाय, क्योंकि पोएम है तो इट विल बी कंपोज्ड. ठीक है, तो ये क्या होगा, कंपोज्ड बाय ये आपका पोएट. ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा. और अगर आपको पैराग्राफ दिया है तो आप उसको भी सिमिलरली इसी वे में लिखेंगे. ठीक है, और एक चीज़ बोलूँ, जो रेफरेंस है वो आपका 2 से 3 लाइन या फिर 4 लाइन में ही आएगा, बस इससे ज़्यादा में ये नहीं होता है. अब हम बात करेंगे कंटेक्स्ट की. तो कंटेक्स्ट का मीनिंग भी प्रसंग और संदर्भ. लेकिन यहाँ पर जो हम अगर देखें मीनिंग अगर बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रसंग ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गिवन पैराग्राफ या स्टैंजा बताते हैं. और अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्रिसाइज, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट मीनिंग लिखनी होती है, जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है या स्टैंजा दिया गया है, आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसका आशय बताना होता है कि मतलब ये इसका जो पैराग्राफ का आशय है वो किससे है. फिर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की. थर्ड पॉइंट, एक चीज़ और बता दूं, जो आप आंसर लिखेंगे ना वो इन्हीं पॉइंट्स में लिखेंगे. आपको पॉइंट ऐसा वहाँ पर मेंशन तो नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए ये पॉइंट्स लिख रही हूँ. ठीक है, हेडिंग लेकिन आपको इसी तरीके से डालनी पड़ेगी. आप चाहे तो 2 पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक से आप हेडिंग डालें, ब्लू से आप इसको अंडर में इनके ये आंसर लिखें. ठीक है, तो पहली हेडिंग आपकी रेफरेंस होगी, सेकेंड हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, कंटेक्स्ट. और कभी धोखे से आपका कंटेक्स्ट ऊपर और रेफरेंस नीचे हो जाए तो उसमें कोई गलत नहीं हुआ है आपका आंसर. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. सो लेट मी टेल यू द थर्ड पॉइंट. आपका थर्ड पॉइंट है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन. ओके, मतलब कि व्याख्या इन हिंदी. हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यानी कि तीसरी हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन. और एक्सप्लेनेशन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, व्याख्या. और व्याख्या के अंडर में क्या लिखा जाता है वो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा. वैसे ही आपको इंग्लिश लिटरेचर में भी करना होता है. और यहाँ पर आप लोगों का जो भी आप इसमें लिखेंगे, इसका मतलब कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन, वो कैसा लिखेंगे, आप वर्क के अकॉर्डिंग लिखेंगे. जो आपको मतलब आपने जो भी ड्रामा पढ़ा है या पोएम पढ़ी है तो वहाँ पर उस पैराग्राफ में हो क्या रहा है या किस कहना चाहिए कंटेक्स्ट में ये चल रहा है. ठीक है, वो आप वहाँ पर लिखेंगे. ओके, और इन योर ओन वर्ड्स, इसको कैसा लिखेंगे आप, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, है ना, इन योर
ओन वर्ड्स। आप जितना अच्छा अपनी लैंग्वेज में और जितनी करेक्ट इंग्लिश के साथ में और ग्रामर के साथ में लिखेंगे, आपका आंसर उतना ही कैसा होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, तो ट्राई करिएगा आप अपनी लैंग्वेज में एकदम सटीक और सही सेंटेंसेस के साथ में उस आंसर को आप लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स। अब आपका जो फोर्थ पॉइंट होता है, मतलब कि जो फोर्थ हेडिंग होती है, ये थोड़ी सी ऑप्शनल चलती है कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्रिटिकल कमेंट लायक, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब कि काव्य सौंदर्य, ठीक है। और ये मैं बता दूँ आपको, मोस्टली जो है ना वो पोएम्स में लिखी जाती है, ठीक है। पोएम्स मतलब कि स्टैंजा के लिए, स्टैंजा में लिखते हैं हम। वैसे तो मेरे हिसाब से आप ड्रामा में भी लिख सकते हैं, पर वो आपके उसके ड्रामा के पैराग्राफ के ऊपर है कि उसमें आपको कहीं अगर कुछ दिख रहा है ऐसा कि आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई कंपैरिजन आपको लगती है कि इस ड्रामा को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, तो आप क्रिटिकल कमेंट में इसको डाल सकते हैं। इट विल ऑल्सो मेक योर आंसर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रिटिकल कमेंट। क्रिटिकल कमेंट जो है वो हिंदी में क्या होती थी हमारी, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। जहां पर आप क्या लिखेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना, काव्य बोध जिसको हम कहेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आई थिंक एनोटेशन को लेके जो भी आपके डाउट्स थे वो अब क्लियर हो गए होंगे, और आपको पता चल गया होगा कि एक आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले दिए गए पैराग्राफ या स्टैंजा को गैस करना है, मीन्स रिकॉग्नाइज करना है कि ये किसने लिखा है और कौन सी पोएम या फिर ड्रामा से ये लिया गया है, ठीक है। फिर आपको कंटेक्स्ट में उसका एग्जैक्ट मीनिंग लिखना है, एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करना है, और ये ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, नहीं तो आप सोचिए कि 4 से 5 पेज भर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको एक ही पेज में और 1 से 1.5 पेज में, यानी कि आगे पीछे मिलाकर उतने में ही करने की पूरी कोशिश करिएगा, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग और अच्छा आंसर होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आपका क्रिटिकल कमेंट है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिखाई दे रही है स्टैंजा में कि वहाँ पर आपका कोई भी अगर सिम्बली यूज़ हुआ है या फिर मेटाफर या फिर आपका एनाफोर, या जो भी आपको लगता है फिगर्स ऑफ स्पीच में से, तो वो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये पोएट ने या फिर आपका जो भी लगता है आपके ऑथर ने यूज़ किया है, तो आप लिख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक योर डाउट इज़ क्लियर हियर, और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं आपके लिए फिर से कुछ एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी विच विल बी फ्रॉम BA फर्स्ट ईयर। ओके, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच all the videos, means my old videos. So thank you so much.